गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। SBILL का पार्ट नंबर ए जो है हम लोगों का वो रिवाइज कंप्लीटली हो गया है। पार्ट बी लेबर लॉ, उसके रिवीजन के हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 से स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 14 क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। मतलब लेबर लॉ से रिलेटेड क्या बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी है, कैसे वो दोनों एक साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये बात तो ऑलरेडी आप JIGL के अंदर पढ़ ही चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई सा भी लॉ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उससे आगे कुछ भी नहीं। तो सर ये लेबर लॉ से रिलेटेड क्या बातें करता है कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने क्या बोला, डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जो डेवलप हो चुके हैं, ऐसी इकोनॉमी के अंदर जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडस्ट्री के डिस्प्यूट। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें गवर्न किया जाता है बाय बेसिक रूल दैट अलाउ फ्रीडम फॉर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स टू रिजॉल्व द इश्यूज। मतलब वहां पे जो इश्यूज आते हैं वो आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में बैठ करके ही रिजॉल्व कर लेते हैं, और स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। यहां स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है, रादर पूरी गवर्नमेंट, सेंट्रल जो होता है उसे बोलते हैं, आप JIGL में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, मतलब जो सरकार है वो इसके अंदर बीच में नहीं पड़ती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में बैठ के ही डिस्कशन कर लेते हैं और जो भी झगड़ा होता है उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। पर ये कहां होता है? ये होता है डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। पर जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है जैसे कि इंडिया, जहां पर लेबर सरप्लस होता है, लेबर सरप्लस का मतलब क्या? बहुत सारे लेबर्स हैं, लेबर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है लेबर्स का, हमारे पास लेबर वाली रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे केस में स्टेट प्लेस अ मोर एक्टिव रोल इन रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। यहां पे राज्य जो होती है, जो सरकार होता है, उसका एक अलग से मोटिव होता है कि वो आकर के क्या करे? लेबर को रेगुलेट करे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, ऐसे लॉ बनाए। क्यों? क्योंकि इक्विटेबल ग्रोथ और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रमोट करना है। इक्विटेबल ग्रोथ का मतलब क्या? कि जो ग्रोथ है वो सभी सेक्टर्स की जो है वो इक्वल हो ग्रोथ, और जो वेल्थ है वो किसी एक पर्सन के या किसी एक ग्रुप के हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, रादर सभी ग्रुप्स में जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसीलिए आप देखिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ट्रेड यूनियंस के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बना रखा है। वेलफेयर को मेजर करने के लिए हमने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बना रखा है। एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देने के लिए हमने ESIC एक्ट 1948 बना रखा है। ऐसे करके एक्ट्स बना रखे। क्या ये अभी पढ़ना है क्या? नहीं, ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। यहां तो सिर्फ डिटेल दी है कि देखो, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, और उसी बात को मानते हुए हम लोगों ने इतने तरह के एक्ट्स जो है वो बना रखे। ये सारे एक्ट्स हम लोगों को डिटेल में वैसे भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ना ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पता है एक प्रियम्बल होता है, ठीक है? तो प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है? कि हमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करना है? बढ़ाना है। हमारा प्रियम्बल इस बात के ऊपर इम्फेसाइज करता है, और इसी के लिए आप देखिए आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट मस्ट प्रमोट वेलफेयर, भलाई, कल्याण। जो राज्य है उसे, राज्य का मतलब यहां पर हमेशा क्या है? कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो राज्य है, स्टेट है, उसे वेलफेयर मतलब कल्याण को प्रमोट करना है और सिक्योर करना है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब क्या? सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इस चीज को इंश्योर करने का काम किसका है? स्टेट का है। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 38 और 39 के अंदर, ठीक है? सोशल जस्टिस प्रिजर्व आपको प्रमोट करना है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस का ये मतलब होता है कि आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे पाएं, किसे? पुअर और नीडी पीपल्स को। जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उन्हें आप ज्यादा इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाएं, ताकि वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव कर पाएं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस। पर ध्यान रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अमीर आदमी को गरीब बनाना है। इसका मतलब क्या है? कि हम गरीब आदमी को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो दे पाएं, कि कम से कम वो अपना मील, हाउसिंग, क्लोथिंग इसे तो अफोर्ड कर पाए, और ये सब चीज एक गरीब अफोर्ड कर पाए, लेबर अफोर्ड कर पाए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंफेसाइज करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात को रखते हुए हम लोगों ने ऐसे कानून, लेबर लॉज जो है वो बना करके रखे हुए हैं।
आप लोगों ने JIGL में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देके रखे हुए हैं, जो कहाँ आते हैं पार्ट 3 के अंदर, और पार्ट 4 के अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देके रखे हैं जो स्टेट को परस्यू करना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो लेबर राइट्स के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 21, 23 एंड 24, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स लेबर राइट्स के बारे में बात करता है और लेबर राइट्स के बारे में बात करता है, इसीलिए हमारे कोर्स के अंदर भी है। चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ, मतलब लेबर से रिलेटेड कितनी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी हुई है। तो हमने बोला सर आर्टिकल 14, 16, 19, 21, 23 एंड 24 ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके अंदर लेबर से रिलेटेड बातें कॉन्स्टिट्यूशन ने करी है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इसका मतलब क्या है कि आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। क्या करना है, आपको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो जो देनी है, और ये किसका काम है, ये काम है स्टेट का, ऐसा आर्टिकल 14 बोलता है। मतलब क्या कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जो अपॉर्चुनिटी मेल के लिए अवेलेबल है वही अपॉर्चुनिटी फीमेल्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी एक जनरल कास्ट वाले पर्सन के लिए अवेलेबल है वही अपॉर्चुनिटी जो है वो एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये बात कौन बोलता है, आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के आगे सभी लोग एक बराबर होंगे, ऐसा हमें मानना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल इक्वल प्रोटेक्शन इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि आप किसी को भी गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, सभी लोग जो है वो बराबर एक लॉ के कानून की नजर में सभी लोग बराबर माने जाएंगे। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो स्टेट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। विमेन इज इक्वल्स टू मैन इज इक्वल्स टू हिंदू इज इक्वल्स टू मुस्लिम। आप देखिए फोटो, मतलब क्या कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा हमें आर्टिकल नंबर 14 जो है वो बोलता है। Every citizen has an equal chance in matter relating to employment appointment under the state। अगर स्टेट मतलब सरकार अगर किसी को अपॉइंट कर रही है तो सभी के पास इक्वल चांस होता है एम्प्लॉयमेंट का, आप किसी को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो वन कैन बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट सोनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते, किस ग्राउंड के ऊपर, कि आपका रिलीजन तो XYZ है, हम आपको ये वाला काम करने नहीं देंगे, आप इस कलर के हैं हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, आप इस कास्ट के हैं हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, ये चीज आप नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 16। The state may require residence within the state for certain job and can also make provision for the reservation of post for backward classes and schedule caste, schedule tribe। हालांकि आर्टिकल 16 के अंदर ये बात भी लिखी है कि अगर कोई राज्य चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको इस जगह पर काम करने के लिए वहां का रेसिडेंस होना चाहिए, जिसे हम डोमिसाइल नाम से भी जानते हैं, कि डोमिसाइल का क्राइटेरिया अगर आप डालते हैं तो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा और वो अलाउड है। इसके अलावा स्टेट ऐसी पॉलिसीज भी बना सकता है कि हम कुछ रिजर्वेशन रखते हैं, किसके लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन्हें रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस क्लास इन्हें रिजर्वेशन मिलता है, इन्हें रिजर्वेशन मिल सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है। Equal pay. The doctrine of equal pay for equal work applies when employees in similar circumstances perform similar duty. However, difference in qualification, responsibility and other duty may justify different pay scales. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक काम दो लोग एक जैसा कर रहे हैं, एक काम करना है वो दो लोग कर रहे हैं, तो दोनों को पैसा बराबर मिलना चाहिए। जब काम बराबर था तो पैसा भी दोनों को बराबर मिलना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक डॉक्ट्राइन है जो क्या बोलता है कि अगर काम बराबर है तो फिर पैसा भी बराबर मिलना चाहिए, और यही बात आर्टिकल 16 भी बोलता है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हालांकि पे स्केल में अंतर आ सकता है अगर आपकी क्वालिफिकेशन अलग है, एक ही काम कोई बीकॉम वाला कर रहा है और वही काम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, तो फिर पे स्केल में अंतर आ सकता है। आप इसे भेदभाव नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाइड बेसिस ऑलरेडी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने किसी को 4 काम बोले थे, किसी को सिर्फ 1 काम बोला था, तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, कोई समस्या नहीं।
फिर आया आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। इसका मतलब क्या? सिटीजन्स हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, ट्रेड यूनियन, सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप, पॉलिटिकल पार्टी। भारत का संविधान आर्टिकल 19 हमें अलाउ करता है कि हम यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। मतलब क्या? अगर मुझे कोई ग्रुप बनाना है तो मैं एसोसिएशन बना सकता हूं, इसके लिए कोई मुझे मना नहीं कर सकता। ये तो मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 मुझे मिला हुआ है। दिस राइट इंक्लूड द फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन और कंटिन्यू द एसोसिएशन एज डिजायर्ड। मैं किसी ऑलरेडी बने हुए एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता हूं, कर सकता हूं। मैं उस एसोसिएशन से निकलना चाहता हूं, निकल सकता हूं। इसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यह बात आर्टिकल 19 के अंदर लिखी हुई है। यहां क्यों बोल रहे हैं सर लेबर लॉ के अंदर क्या काम? आप तो जेआईजीएल पढ़ाने लग गए। जेआईजीएल नहीं पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल 19 की वजह से ही तो ये बात आती है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन बनाना चाहता है तो बना सकता है। ट्रेड यूनियन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? संघ, एम्प्लॉइज का जो यूनियन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कोई एम्प्लॉइज मिलकर अपना यूनियन बना सकते हैं क्या? हमने बोला हाँ बना सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 14 में देखो कोई हार्डकोर लेबर लॉ नहीं है, हम यहाँ लेबर लॉ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक लेबर लॉ तो चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आएंगे। हम तो यहाँ पर सिर्फ बातें कर रहे हैं कि लेबर से रिलेटेड हमारा संविधान क्या बातें करता है। तो हमने बोला आर्टिकल 19 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई यूनियन बनाना चाहे तो बना सकता है। इसका मतलब क्या? कोई ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय यूनियन आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई रोका टोकी नहीं हो सकती। इसी राइट के अंदर ये बात भी लिखी है कि आपको कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एसोसिएशन छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है कोई भी ग्रुप। The right to strike emerging from the association may be restricted through industrial adjudication in the interest of public order। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर वो जो यूनियन आपने बनाया है वो यूनियन क्या स्ट्राइक कर सकता है? हमने बोला हाँ वो यूनियन स्ट्राइक भी कर सकता है। हालांकि उस स्ट्राइक को रोका जा सकता है अगर कोई ऑर्डर कोर्ट का आ जाता है। तो अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो फिर उस राइट को आपको दबा दिया जाता है और आपको स्ट्राइक, आपको धरना फिर नहीं देने दिया जाएगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। This right goes beyond the mere survival. It encompasses the right to live with the dignity, which include access to livelihood, medical care and protection from the exploitation। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सभी को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि सभी को जीने का अधिकार है। आप किसी भी पर्सन को उसका जीवन उससे नहीं छीन सकते। और ये आर्टिकल और आगे बढ़ के ये भी बात करता है कि सभी को डिग्निटी, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। सभी को प्रॉपर लिवलीहुड, जीने के जो संसाधन है वो मिलने चाहिए। मेडिकल केयर सभी को मिले, ये उसका राइट है। और उसे एक्सप्लॉइटेशन, उसे प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा भी आर्टिकल नंबर 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। दैट इज राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमें बोलता है कि जीने का अधिकार आप सभी लोगों को है। आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 21 के अंदर भी पढ़ा, उसी को एक अलग आर्टिकल बोला कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। मतलब आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी से बेगर नहीं बना सकते आप किसी को जबरदस्ती। आप जैसे कुछ बच्चे हैं उनसे आप भीख मंगवा रहे हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 को वायलेट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किसी को एक्सप्लॉइट करना ये उसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करना होता है। Withholding pay as punishment is deemed as a beggar and is unconstitutional। अगर आपने किसी का पैसा रोक लिया है, विथ होल्डिंग पे एज ए पनिशमेंट, किसी को सजा देनी थी आपको एम्प्लॉय को और आपने उसका पैसा रोक लिया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। उसे ऐसा माना जाता है कि आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो है वो उस पर्सन का वायलेट हो रहा है अगर आप किसी का पैसा रोक लेते हैं तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। मान लीजिए आपको एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर काम करता है, उस एम्प्लॉय को आपको कुछ पनिशमेंट देनी थी तो आपने उसका पैसा रोक लिया। तो पैसा रोक लिया, ये लेबर है आपके यहाँ, आपने इस पैसे को रोकने की वजह से आपने आर्टिकल 23 जो है उसे वायलेट किया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसीलिए तो ये लेबर लॉ आपके अंदर कोर्स के अंदर डाला है ताकि आपको ये बातें पता चले।
तो अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो उसका पे अगर आपने रोक लिया है एज अ पेनल्टी, तो उसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन माना जाएगा कि उस पर्सन का आपने ये वाला जो फंडामेंटल राइट है उसे ब्रीच किया है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि आप किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम है उसे आप फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इसकी फर्दर डिस्कशन हमको चैप्टर नंबर 19 के अंदर ऑलरेडी करना है, पर ये क्या बोलता है आर्टिकल 24 कि आप किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को फैक्ट्री के अंदर नहीं एम्प्लॉय कर सकते। दिस प्रोटेक्शन अप्लाई इवन टू प्राइवेट एंटिटी। कोई प्राइवेट एंटिटी भी ऐसा करती हुई पाई गई तो ऐसा मानेंगे कि आपने उस बच्चे का आर्टिकल 24 वायलेट किया है और आपने ये ब्रीच किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। लेबर लॉ एंड रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्टिव भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, कुछ डायरेक्टिव भी इशू कर रखे हैं, तो उन डायरेक्टिव के अंदर लेबर लॉ से रिलेटेड क्या बातें दी हुई है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेलफेयर स्टेट, गाइडिंग द स्टेट टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड पीपल्स वेलबींग। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो भी किस तरीके से बनाए गए हैं कि जो राज्य है वो कल्याणकारी बने, राज्य मतलब जो हमारी सरकार है वो कैसी बने, कल्याणकारी बने। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इशू करे हैं। दो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, दे आर वाइटल फॉर गुड गवर्नेंस एंड शेप लॉ एंड पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं आप उसे कोर्ट में जाकर के डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते, पर वो अच्छे होते हैं। दे आर गुड फॉर गवर्नेंस, आपको राज्य चलाने में ज्यादा अच्छे से मदद करेंगे। आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 16 पढ़ा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर भी एक इक्वल पे का कॉन्सेप्ट आया था। अब वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात आर्टिकल 39 जो है वो अलग से करता है। क्या बोलता है, एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। मतलब सभी पर्सन के पास इक्वल राइट होना चाहिए अपने लिवलीहुड के लिए, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, उनका जेंडर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी काम है तो उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि नहीं ये काम तो हम सिर्फ मेल को ही देंगे फीमेल को नहीं देंगे, या ये काम तो हम सिर्फ फीमेल से करवाएंगे मेल से नहीं करवाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ दोनों के लिए पैसा भी बराबर होना चाहिए। इक्वल वर्क इज इक्वल्स टू इक्वल पे, दोनों में कोई भेदभाव ऊपर नीचे बात नहीं होना चाहिए। द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट वेल्थ टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कॉमन गुड, प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस। इस आर्टिकल से हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंश्योर दैट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग सिमिलर ड्यूटी रिसीव द सेम कंपनसेशन। अगर किसी की ड्यूटी सेम है, किसी का काम सेम है, तो फिर कंपनसेशन, उसे जो पैसा है वो भी सेम मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम प्रिवेंट करते हैं वेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर और अदर बाइसेस। किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वेज का, पैसों का। ये कौन बताता है, ये आर्टिकल 39 हमें इंश्योर करके देता है। एक केस लॉ है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिन्होंने रीइंफोर्स किया था कि डेली वेज वर्कर जो वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा रेगुलर एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो फिर पे भी सेम होना चाहिए। अगर आपने किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किया है पर वो उतना ही काम कर रहा है जितना आपका नॉर्मल वर्कर काम कर रहा है, तो दोनों को पैसा भी सेम मिलना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल वर्कर है जिसे 600 रुपए पर डे मिल रहा है, तो जिसको आप पर डे के ऊपर लेकर के आए हैं उसे भी 600 रुपए दीजिए अगर उसने काम बराबर किया है तो। और ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है आर्टिकल नंबर 39, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 रिक्वायर स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। मतलब आर्टिकल 41 बोलता है कि सरकार को ऐसे प्रोविजन बनाना चाहिए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाए, ओल्ड एज को एड्रेस किया जाए, सीकनेस को एड्रेस किया जाए, डिसेबलमेंट को एड्रेस किया जाए। मतलब आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप सरकार को कुछ इस तरीके से एक्ट और प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे ये सारे इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो। इसीलिए आप देखिए हम लोगों ने ये वाले कानून जो है वो बना रखे हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये हमने क्यों बनाया था, ताकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीकनेस, जो एम्प्लॉयज हैं उनके सीकनेस को
प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे बाद में ज़्यादा नुकसान एम्प्लॉयज़ को उसके लिए ना हो, हमने उसके लिए ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो बना करके रखा है। दूसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम लोगों ने इसीलिए बनाया हुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लोगों ने बनाया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बनाया है। अप्रेंटिस एक्ट जो है वो हम लोगों ने बनाया है। ये सभी हम लोगों को चैप्टर नंबर 19 के अंदर जो है वो पढ़ना ऑलरेडी है ही सही। फिर आता है वर्किंग कंडीशन, आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एज वेल एज मैटरनिटी रिलीफ। मतलब क्या कि जब कोई भी इंसान काम करे तो उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। आर्टिकल 42 ने हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि स्टेट को ऐसे प्रोविजंस बनाना है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट में जब कोई एम्प्लॉय जाए तो उसे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मिले, मतलब काम करने लायक व्यवस्था मिले। इसको इंश्योर करने का काम किसका है? स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, राज्य का है, सरकार का है। दिस आर्टिकल फॉर्म फाउंडेशन फॉर लार्ज बॉडी ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया। और इसी आर्टिकल 42 की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लेबर लॉ बने। दैट वर्कर्स एंजॉय सेफ, फेयर एंड डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब इसकी वजह से जब लेबर लॉ बने उसी की वजह से तो जो वर्कर्स हैं उन्हें एक सेफ, फेयर और डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या लेबर लॉ गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिसकी वजह से लेबर को जो है वो इंश्योर किया जाता है कि उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले। These provisions ensure every worker has a right to dignified life at a work। एक सम्मानजनक आपका जो वर्क अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलना चाहिए, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो एक सम्मानजनक सभी लोगों को मिलना चाहिए। और यही काम इंश्योर करता है कौन? आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 43 दैट इज लिविंग वेज। क्या है आर्टिकल 43? लिविंग वेज। सर इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 43 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स सिक्योरिंग थ्रू लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग वेज फॉर ऑल द वर्कर्स वेदर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अदर सेक्टर्स। आर्टिकल 43 हमारा क्या बोलता है कि स्टेट को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए। स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना है? लिविंग वेज। आपको लिविंग वेज सिक्योर करना है सभी वर्कर्स के लिए, भले ही वो एग्रीकल्चर में काम करें, इंडस्ट्री में काम करें या किसी भी सेक्टर में काम करें, हर पर्सन के पास लिविंग वेज होना चाहिए। सर लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? अ लिविंग वेज इंश्योर मेल अर्नर कैन नॉट ओनली प्रोवाइड द बेयर इसेंशियल ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। आपको सिर्फ खाना, कपड़े और घर मिल रहे हैं, इसे ही लिविंग वेज नहीं बोलते हैं। लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि एक आदमी को ये 3 चीजें तो मिले ही सही, साथ साथ में अपने बच्चों की एजुकेशन का खर्चा वो उठा पाए। ये भी एक राज्य को देखना है, एक सरकार को देखना है कि वो ये भी पूरा कर पा रही है या नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इल हेल्थ, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अपने आप को सही करवा पाए, अपना इलाज करवा पाए, अपने परिवार का इलाज करवा पाए, इसके लिए भी सक्षम बनाने का काम किसका है? राज्य का काम है। वो इस तरह के प्रोविजन बनाए। इसेंशियल सोशल नीड्स, जो उसकी दूसरी सामाजिक जरूरतें हैं वो उसे पूरा कर पा रहा है या नहीं, उतना सक्षम एक वर्कर को बनाया जाए। इंश्योरेंस अगेंस्ट द मेजर मिसफॉर्चून, वो इंश्योरेंस का खर्चा भी उठा पा रहा है या नहीं। ओल्ड एज में जब वो बीमार हो जाएगा, कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसके लिए वो इंश्योरेंस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उस चीज को इंश्योर करना, उतना कैपेबल एक वर्कर को बनाना, उतनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोविजंस बनाना, यही बातें आर्टिकल 43 बोलता है, जिसे हम लिविंग वेज के नाम से जानते हैं। तो लिविंग वेज का मतलब क्या? लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि एक मेल अर्नर को सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर नहीं, रादर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इल हेल्थ, इसेंशियल सोशल नीड्स एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट मेजर मिसफॉर्च्यून्स को भी कवर किया जाए। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लिविंग वेज और एक होता है मिनिमम वेज। तो आर्टिकल 43 किस बारे में बात करता है? लिविंग वेज, ना कि मिनिमम वेज। अ मिनिमम वेज इज जस्ट इनफ टू मीट बेयर फिजिकल नीड्स ऑफ अ वर्कर। जो
मिनिमम वेज होता है ना, वो तो क्या होता है कि बिल्कुल जरूरत की चीजें होती है, जैसे खाना, रहना और कपड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वेज। इसी के अंदर कवर होता है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं मिनिमम वेज। पर लिविंग वेज के अंदर हमने हमारे सर्विस को और एक्सटेंड किया, स्कोप को और एक्सटेंड किया, और उसके अंदर हम लेकर के आए एजुकेशन को, इलनेस को, इंश्योरेंस को और दूसरी सोशल नीड्स को। तो राज्य का काम क्या है, मिनिमम वेज इंश्योर करना नहीं, रादर लिविंग वेज को इंश्योर करना और बड़ा पर्पस सर्व करना। स्टेट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। साथ साथ में राज्य का यह काम है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे रूरल एरिया के अंदर। कॉटेज का मतलब क्या होता है, कॉटेज का मतलब होता है स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना घरों में, जैसे कि बांस से, बंबू से कुछ बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं कि मिट्टी से कुछ बनाने से मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, या हाथ से कुछ सीलना, बुनना, इन सबको प्रमोट करने का काम भी किसका है, राज्य का है। ऐसा भी कौन बोलता है, आर्टिकल नंबर 43 हमें बोलता है। फिर एक केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है लास्ट में, ये क्या बोलता है कि व्हेन पार्ट टाइम वर्कर और नॉन रेगुलर एम्प्लॉय आर रेगुलराइज दे शुड रिसीव द लीस्ट मिनिमम वेज स्केल फॉर पे एज प्रिस्क्राइब्ड देयर फॉर पोस्ट। अगर कोई पार्ट टाइम वर्कर है या नॉन रेगुलर एम्प्लॉय है और उनसे आप वैसा ही काम करवा रहे हैं जैसा रेगुलर एम्प्लॉय से काम किया जाता है, तो उसे उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है। पेटिशनर वर्किंग फॉर 8 आवर वर्क वर इंटाइटल टू पे एज रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द आर्टिकल 39D। और यही बात आर्टिकल 39D के अंदर बोली कि जो भी काम 8 घंटे बराबर उतना ही काम कर रहा है जितना कोई दूसरा डेली वर्कर काम कर रहा है, तो उसे इतना ही पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बीच में छोड़ा था, उसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये भी आप JIGL के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैन अ ट्रेड यूनियन यूज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। आर्टिकल 226 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो क्या एक ट्रेड यूनियन आर्टिकल 226 को यूज कर सकता है? क्वेश्चन इज दिस, कैन अ ट्रेड यूनियन मूव हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू रिड्रेस द फंडामेंटल राइट? अपने मेंबर्स के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो क्या इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या? क्योंकि हाई कोर्ट जाने का राइट तो सिर्फ मेंबर्स को है, इंडिविजुअल को है। क्या कोई ट्रेड यूनियन जा सकता है क्या? ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स का ग्रुप, ट्रेड जो कर रहे हैं उन लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन। तो क्या वो अपने मेंबर के फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर आर्टिकल 226 इन्वोक कर सकता है क्या? क्या वो वहां पर जा सकता है? तो केस हुआ जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द पेटिशन वॉज डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट फंडामेंटल राइट आर इंडिविजुअल राइट एंड नॉट कलेक्टिव राइट ऑफ द यूनियन। इनिशियल बेंच ने, जयपुर की जो बेंच है उसने तो क्या बोला कि ऐसा नहीं कर सकते। क्या बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियन जो है वो नहीं जा सकता कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं और यूनियन के राइट नहीं होते हैं। वो कोई कलेक्टिव राइट थोड़ी होते हैं। जो कलेक्टिव ट्रेड यूनियन चला गया, जिसके राइट वायलेट हुए हैं, सिर्फ वही केस फाइल कर सकता है, कोई दूसरा केस फाइल नहीं कर सकता। फिर अपील की गई उस डिसीजन के अगेंस्ट में, तो डिसीजन को रिवर्स किया गया और केस को वापस से भेजा गया कि आप वापस से इसको फर्दर कंसीडर किया जाए। फर्दर क्यों कंसीडर किया जाए? क्योंकि एक नया लोकस स्टैंडी इवॉल्व किया गया, नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया, और अब ट्रेड यूनियन भी जो है वो आर्टिकल 226 को इन्वोक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं उनके मेंबर्स का। तब तो यहां पे एक वर्ड आया नया, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। तो यहां पे अब बात कर लेते हैं लोकस स्टैंडी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकस स्टैंडी का मतलब यह होता है कि प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, आप कहां पर खड़े हैं। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो क्या मेरे अलावा कोई मेरे बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है क्या? मुझे किसी ने मारा तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त केस फाइल कर सकता है क्या, या कोई और केस फाइल कर सकता है क्या? तो ट्रेडिशनली क्या होता था, ओनली अ पर्सन हुज राइट्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड कुड अप्रोच द कोर्ट। ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जिस पर्सन के राइट अफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ वही पर्सन कोर्ट के पास जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पर आजकल क्या होता है,
मॉडर्न लोकस स्टैंडी क्या बोलती है? Modern public interest litigation has expanded this concept. Now, even if the legal wrong affects a determinate class of person who are unable to approach the court due to poverty, helplessness and disadvantage, any member of the public can seek judicial redress. कोई भी दूसरा पर्सन किसी के राइट अफेक्ट होने पर भी जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, जॉली LLB मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। एक पर्सन अपनी कार से 10 लोगों के ऊपर एक्सीडेंट कर देता है, फुटपाथ पे उनके ऊपर गाड़ी चला देता है। अफेक्ट कौन हुए? वो 10 पर्सन। पर केस किसने फाइल किया था? अरशद वारसी ने। वो क्या किया था? आपने वर्ड भी सुना होगा वहां पे, PIL, जिसे जनहित याचिका भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के राइट अफेक्ट हो रहे हैं और वो पर्सन गरीबी, हेल्पनेस या किसी भी कारण की वजह से वो केस फाइल नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा पर्सन जो है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो कहां से आई थी? SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस लॉ के, यहां से हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व करके लेकर के आए हैं। और ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या क्या बात करी कि लेबर लॉ से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशल जस्टिस इंश्योर करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 38, 39 बोलता है कि स्टेट को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, फिर हमने बात करी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और फिर पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, ऐसे कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पे बात करी। फिर हमने बात करी आर्टिकल नंबर 39, 40, 41, 42, 43, जहाँ पे लिविंग वेज, मिनिमम वेज, वर्किंग कंडीशन, इन सब के बारे में हमने बात करी। ये चैप्टर कोई हार्डकोर लेबर लॉ का चैप्टर नहीं था, यहाँ तो कुछ जनरल सी बातें हम लोगों ने करी। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इनमें से क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें जो भी बातें हैं ये सारी बातें आप GIGL कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में इन डेप्थ पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है, लोकस स्टैंडी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या कोई और किसी और के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है? तो आपको इतना पोर्शन जो है वो ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। सेकेंड, क्या ट्रेड यूनियन आर्टिकल 226 यूज कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार देखने को आया है। फिर ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स में एक बार देख लेता हूं, आपको नोट डाउन करवा देता हूं, पर ये मैं नहीं भी नोट डाउन करवाता हूं तो भी आप JIGL के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एग्जाम में आया हुआ है। आर्टिकल नंबर 42, वर्किंग कंडीशन, और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 43, लिविंग वेज। यहां तक की बातें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर करी। और क्यों ना मैं आप लोगों को फटाफट से चैप्टर नंबर 14 लेबर लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी हम लोग देख ही लेते हैं एक बार फटाफट से। आइए चलते हैं क्वेश्चन बैंक पे। सोशल सिक्योरिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा गारंटी सोशल सिक्योरिटी को गारंटी करता है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, हाउ डज आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर स्टेट टू सिक्योर अ लिविंग वेज। कैसे आर्टिकल 43 लिविंग वेज को सिक्योर करने की कोशिश करता है? तो आर्टिकल 43 के बारे में जितनी बातें पढ़ी थी कि स्टेट को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि एक मेल अर्नर को लिविंग वेज इंश्योर होना चाहिए। तो लिविंग वेज का मतलब होता क्या है? लिविंग वेज का मतलब होता है कि सिर्फ आप फूड, शेल्टर और क्लोथिंग को पूरा ना करें, रादर एजुकेशन, इलनेस, सोशल नीड्स और मेजर मिसफॉर्चून अगर कोई होती है तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस, इन सब चीजों को भी इंश्योर आपको करना है। साथ ही साथ स्टेट का काम है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे। ये सारी बातें देखो, जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी वही सारी बातें लिखी हुई कि स्टेट टू इंडिवर सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल वर्कर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल और अदरवाइज।
इन पर्टिकुलर स्टेट इज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। साथ साथ में स्टेट को जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री भी प्रमोट करनी है। लिविंग वेज मतलब ऐसा वेज जिसके अंदर मेल अर्नर को और उसकी फैमिली को ना सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिले, बट रादर एजुकेशन मिले, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस मिले, रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल नीड्स हो, और साथ ही साथ अगर कोई इसे इंश्योरेंस लेना हो मिसफॉर्चून के अगेंस्ट में तो वो भी इसे लेकर के आए। और ध्यान रखा जाए मिनिमम वेज को लिविंग वेज के साथ कंफ्यूज ना किया जाए, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। तो ये क्वेश्चन था एक चैप्टर नंबर 14 का। इसके अलावा क्या कोई केस स्टडी में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार वो भी देख लेते हैं। शायद तक तो आया हुआ है। यस, केस स्टडी नंबर 1 में आया हुआ है क्वेश्चन कि इन लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ वेदर पीपी इज वायलेटिंग द रूल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहले ये तो देखे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में क्या वायलेशन हुआ है। ये रहा, ये वाली लाइन पढ़िए। ऑन 10th of July 2023 रीना विजिट्स द ऑफिस ऑफ संजीव। रीना जो है वो संजीव के ऑफिस में गई। ड्यूरिंग द डिस्कशन संजीव हाईलाइटेड दैट इन द CS डिपार्टमेंट ऑफ PP लिमिटेड, PP लिमिटेड का जो CS डिपार्टमेंट है, द मेल CS ट्रेनी आर गेटिंग हायर स्टाइपेंड एज कंपेयर टू द स्टाइपेंड ऑफ फीमेल CS ट्रेनी। क्या बात है, मेल ट्रेनी जो है ना CS के, उन्हें ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और फीमेल ट्रेनी को कम पैसा दिया जा रहा है। बताइए क्या ऊपर के क्वेश्चन में PP लिमिटेड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का वायलेशन कर रहा है? हमने बोला जी हाँ, बराबर बात है। आर्टिकल 39 बोलता है कि काम बराबर तो पैसा भी बराबर। आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये क्या बात हुई भैया कि मेल आदमी को आप पैसा ज्यादा दे रहे हो और फीमेल को पैसा कम दे रहे हो, जबकि काम दोनों बराबर ही कर रहे हैं। तो आर्टिकल 39 बोलता है स्टेट इन पर्टिकुलर डायरेक्टेड पॉलिसी टूवर्ड्स ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेव इक्वली हैव अ राइट टू इनएडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड। सभी को पैसा जो है वो बराबर बराबर मिलना चाहिए अगर काम बराबर बराबर है। तो जितनी बातें हम लोगों ने आर्टिकल 39 की यहां पर पढ़ी थी, ये सारी बातें आप लोगों को इसके अंदर लिख करके आनी है। साथ साथ में ध्यान रहे केस लॉ एक बार याद करने की कोशिश करिए, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोग भी केस लॉ का नाम लिखते हैं। ये देखो, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक केस लॉ का नाम आपको याद करके जाना है। और कौन सा क्वेश्चन आया है? केस स्टडी नंबर 3 जो कब की है, कहां गया? इसमें से तो ईयर गायब हो गया, पर एक कोई से साल की तो है ही सही, एग्जाम में आई हुई है। ये जून 24 की है, ये दिसंबर 23 की है, मतलब ये दिसंबर 24 है। ओके, ये जो है वो दिसंबर 24 की एग्जाम, मतलब सबसे लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखते हैं जरा कि इसके अंदर क्या आया है। डिफाइन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओ माय गॉड, डायरेक्टली आर्टिकल 39 सीधा सीधा ही पूछ लिया उन्होंने कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब यह है कि स्टेट को इंश्योर करना है कि जो काम है उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, सेक्स, कास्ट, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं होने देना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज द प्रिंसिपल दैट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग द सेम और सब्सटेंशियली सिमिलर वर्क इंटेनिंग लाइक स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग कंडीशन मस्ट रिसीव द सेम रिम्यूनरेशन। जिसकी स्किल सेम, काम सेम, उसे पैसा भी सेम दिया जाए। तो ना तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे। साथ ही साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है पर वो काम उतना ही कर रहा है जितना रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसे सेम पैसा दिया जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट एम्प्लॉय में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और यही बात धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह के अंदर की थी। मतलब वही बात कि आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इन्हें आर्टिकल 14 और 15 याद आया तो इन लोगों ने वो भी छाप दिया, पर हमें कौन सा लिखना है? आर्टिकल नंबर 39 इक्वल पे इक्वल वर्क। और इसी के साथ ये हो गया खत्म। अभी तक 3 अटेम्प्ट हुए, 3 अटेम्प्ट में एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 43 लिविंग वेज और 2 बार क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 39 इक्वल पे इक्वल वर्क। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये दोनों आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। इस चैप्टर में ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि आर्टिकल कोई सा भी पूछ लें, आर्टिकल सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हुए हैं। आर्टिकल के अलावा जो 2 क्वेश्चन बनते हैं वो एक बनता है कैन अ ट्रेड यूनियन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और दूसरा
वो कि क्या कोई दूसरा केस फाइल कर सकता है, मॉडर्न लोकस स्टैंडी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी वर्सेस मॉडर्न PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये हम लोगों ने खत्म कर लिया और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो हमारा 14 है उसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि क्या हमारा चैप्टर नंबर 14 इस बारे में बात करता है। ज्यादा डिस्कशन मेरा था नहीं, ज्यादा डिस्कशन तो JIGL के चैप्टर नंबर 2 का ही था, पर फिर भी हम लोगों ने कुछ बातें कर ली। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।